एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एमसीक्यू क्लास में। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ जीडीसी जीआईसी यूपी पीजीटी आरपीएससी एमपीपीएससी डी ट्रिपल एसपी और बीपीएससी सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस। दी फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है एम एस ए रॉ, ऑप्शन 2 है बी एस बाविस्कर, ऑप्शन 3 है आंद्रे बेते और ऑप्शन 4 है ए एम शाह। तो बताइए ये पुस्तक किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए एम शाह। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Structure of kinship, its network, terminology and organization were not studied by whom? नातेदारी संरचना, इसके जाल, संबोधन एवं संगठन का अध्ययन किसके द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन 1 है टी एन मदान, ऑप्शन 2 है लीला दुबे, ऑप्शन 3 है इरावती कर्वे और ऑप्शन 4 है एन आर सेठ। तो बताइए नातेदारी किनशिप सिस्टम का अध्ययन इनमें से किस लेखक के द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 एन आर सेठ। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। बाकी टी एन मदान हो गए, लीला दुबे हो गई और इरावती कर्वे, इन सभी ने नातेदारी सिस्टम का अध्ययन किया है, एन आर सेठ ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज गिवन द टर्म सबल्टन हिस्ट्री? मत हतो का इतिहास प्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन 1 है रणजीत गुहा, ऑप्शन 2 है लीला दुबे, ऑप्शन 3 है मरविन हैरिस, ऑप्शन 4 है के एल शर्मा। तो बताइए मत हतो का इतिहास शब्द किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 रणजीत गुहा। सबल्टन स्टडी से रिलेटेड है रणजीत गुहा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यू मार्क्सिस्ट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग? नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन 1 है फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ऑप्शन 2 है ब्रिटिश स्कूल का, ऑप्शन 3 है फ्रेंच स्कूल का और ऑप्शन 4 है शिकागो स्कूल का। तो बताइए नौ मार्क्सवादी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साथ ही मुझे ये भी बताइएगा नौ मार्क्सवादी कौन कौन से विचारक हैं, उनके नाम भी। तो न्यू मार्क्सिस्ट जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। और इससे जुड़े लेखक का नाम है, एक आपके हेबरमास हो गए, एडोर्नो हो गए, मॉर्क्यूज हो गए और होर्खाइमन। ये सभी क्या है? ये सभी हैं नौ मार्क्सवादी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन.के. बोस हैज रिटन विद अथॉरिटी ऑन अ सब्जेक्ट दैट वाज वेरी डियर टू हार्ट। व्हाट इज दैट? एन.के. बोस ने आधिकारिक रूप से एक विषय पर लिखा जो कि उन्हें अपने हृदय से बहुत प्रिय था। वो बताइए कौन सा था? ऑप्शन है भारत में जाति, कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन 2 है मंदिर शिल्प, टेम्पल आर्किटेक्चर, ऑप्शन 3 है हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन और ऑप्शन 4 है शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। तो बताइए एन.के. बोस ने इन पर से किस में ज्यादा लगाव से काम किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर शिल्प। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली एडिटेड बाय एन.के. बोस वाज नेम्ड। मानव शास्त्रीय जर्नल जो लगभग अकेले एन.के. बोस द्वारा संपादित किया गया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन 1 है द ट्राइब, ऑप्शन 2 है ट्राइबल रिसर्च बुलेटिन, ऑप्शन 3 है मैन इन इंडिया और ऑप्शन 4 है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो बताइए एन.के. बोस के द्वारा कौन से जर्नल का संपादन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 मैन इन इंडिया। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन.के. बोस वाज द फॉलोवर ऑफ एन अप्रोच दैट इट। एन.के. बोस जिस उपागम के अनुयायी थे वह है, ऑप्शन 1 है रेडक्लिफ ब्राउन का प्रक्रियात्मक उपागम, फंक्शनल अप्रोच ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन 2 है पार्सन का व्यवस्था उपागम,
सिस्टम अप्रोच ऑफ पार्सन्स, ऑप्शन 3 है दुर्खिम का प्रक्रियात्मक उपागम, फंक्शनल अप्रोच ऑफ दुर्खिम, और ऑप्शन 4 है मेलिनोव्स्की का प्रक्रियात्मक उपागम, फंक्शनल अप्रोच ऑफ मेलिनोव्स्की। तो बताइए एनके बोस इनमें से किसके प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, मेलिनोव्स्की का प्रक्रियात्मक उपागम, फंक्शनल अप्रोच ऑफ मेलिनोव्स्की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुरजीत सिन्हा? सुरजीत सिन्हा के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन 1 है भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य किया, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क ऑन भूमि ट्राइब। ऑप्शन 2 है जुआंग जनजाति पर क्षेत्रीय कार्य किया, फील्ड वर्क एमंग जुआंग ट्राइब। ऑप्शन 3 है मुंडा जनजाति पर विवेचन किया, डिस्कस्ड ऑन मुंडा ट्राइब। और ऑप्शन 4 है उनका उपागम ऐतिहासिक था, हिज अप्रोच वाज हिस्टोरिकल। तो बताइए सुरजीत सिन्हा के लिए कौन सा इसमें से कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 1, भूमि जनजाति पर विस्तृत क्षेत्रीय कार्य किया था, एक्सटेंसिव फील्ड वर्क ऑन भूमि ट्राइब। ऑप्शन 1 सही होगा और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है भूमि जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट डील्ड बाय सुरजीत सिन्हा इन हिज एनालिसिस? निम्न में से कौन सी अवधारणा को सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन 1 दिया है जनजाति, ऑप्शन 2 दिया है परिवार, ऑप्शन 3 दिया है जाति मतलब कास्ट, ऑप्शन 4 दिया। तो बताइए किसका प्रयोग नहीं पिजन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सुरजीत सिन्हा ने अपने विश्लेषण में नहीं किया है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, फैमिली, परिवार की बात सुरजीत सिन्हा के द्वारा नहीं की गई है, जबकि ट्राइब हो गया, कास्ट हो गया, पीजेंट हो गया, इन सब की बात सुरजीत सिन्हा ने की है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सचेंज इज नॉट फाउंड बाय लेवी स्ट्रास इन हिज हिस्टडी? इनमें से कौन सा एक विनिमय का प्रकार लेवी स्ट्रास द्वारा अपने अध्ययन में नहीं पाया गया है? ऑप्शन 1 है दिन प्रतिदिन वस्तुओं का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ डे टू डे गुड्स। ऑप्शन 2 है संदेशों का विनिमय या संचार, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और कम्युनिकेशन। ऑप्शन 3 है भूमि का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ लैंड। और ऑप्शन 4 दिया है समूहों के बीच स्त्रियों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ वुमेन बिटवीन ग्रुप्स। तो बताइए लेवी स्ट्रॉस ने इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, भूमि का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ लैंड की बात लेवी स्ट्रॉस के द्वारा नहीं की गई है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। दिन प्रतिदिन वस्तुओं के विनिमय की बात की गई है, संदेशों का विनिमय और संचारों की बात की गई है, समूहों के बीच स्त्रियों के विनिमय की भी बात लेवी स्ट्रॉस के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर गेव अ मंत्र एजुकेट ऑर्गेनाइज एंड। बी आर अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और। ऑप्शन 1 है आक्रमण करो, अटैक करो मतलब, ऑप्शन 2 है आंदोलन करो, एग्रीगेट, ऑप्शन 3 है प्रदर्शन करो, डेमोस्ट्रेट, और ऑप्शन 4 है जागो, अवेक। तो इसे आप पूरा करना है, ये कौन सा मंत्र इन्होंने बी आर अम्बेडकर ने दिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, शिक्षित बनो, संगठित हो और आंदोलन करो। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एग्रीगेट। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अम्बेडकर व्यू लिबर्टी? अम्बेडकर का स्वाधीनता के प्रति क्या दृष्टिकोण था? ऑप्शन 1 है यह उपहार स्वरूप प्राप्त होती है, इट रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। ऑप्शन 2 है यह दूसरों के आशीर्वाद से अर्जित की जाती है, इट इज एक्सुड बाय द ब्लेसिंग ऑफ अदर्स। ऑप्शन 3 है यह शांति से अर्जित की जाती है, इट इज एक्सुड बाय पीस। और ऑप्शन 4 है यह संघर्ष के और कार्य से अर्जित की जाती है, इट इज एक्सुड बाय ओन्स स्ट्रगल एंड डीड। तो बताइए स्वाधीनता के प्रति अम्बेडकर का क्या विचार था? लिबर्टी हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, यह स्वयं के संघर्ष और कार्य से अर्जित की जाती है, इट इज अचीव्ड बाय ओन्स स्ट्रगल एंड डीड। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डज नॉट मैच विद द आइडियोलॉजी ऑफ अम्बेडकर? निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अम्बेडकर के वैचारिकी से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन वन है कर्मकांड का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स। ऑप्शन टू है दलित स्वाधीनता, दलित लिबरेशन। ऑप्शन टू है जाति व्यवस्था को पूर्ण रूप से नष्ट करना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। और ऑप्शन फोर है गौतम बुद्ध से सहमति, कंसोनेंस विथ गौतम बुद्ध। तो बताइए इनमें से अंबेडकर का विचार कौन सा नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन, कर्मकांड को ये महत्व नहीं देते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी दलित लिबरेशन की बात करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, कंसोनेंस विथ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से प्रभावित है, ये भी सही है। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग परटेन्स टू डेविड हर्डीमैन? निम्न में से किसका संबंध डेविड हर्डीमैन से है? ऑप्शन वन है अनटचेबल्स। ऑप्शन टू है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। ऑप्शन थ्री है फंडिंग द बनिया। और ऑप्शन फोर है ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन। तो बताइए इनमें से किससे डेविड हर्डीमैन जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन थ्री, फीडिंग द मनिया। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है अनटचेबल और स्टेट एंड माइनॉरिटी, इस पर काम किया है अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द देवी मूवमेंट इन साउथ गुजरात हैड नो कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे नहीं था? ऑप्शन वन हिंसा वायलेंस से। ऑप्शन टू शांति पीस से। ऑप्शन थ्री ट्राइब जनजाति से। ऑप्शन फोर है सोशल रिफॉर्म समाज सुधार से। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि दक्षिण गुजरात का जो देवी आंदोलन था, इससे किस राइटर्स किस थिंकर्स ने किया था, उसका नाम ये बताइएगा, किसने इसकी शुरुआत की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन वन, हिंसा वायलेंस से इसका कोई लेना देना नहीं था। पीस से था, शांति, ट्राइब से था, जनजाति से भी था, सामाजिक सुधार सोशल रिफॉर्म से भी था। तो दक्षिण गुजरात के देवी आंदोलन का अध्ययन किसने किया था? हार्डी मैन ने किया था। डेविड हार्डी मैन इनका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डीमैन इज अ सोशियोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्टोरियन एंड स्पेशलाइज इन। हार्डीमैन एक समाजशास्त्री संवेदनशील इतिहासकार है, उनका विशेषीकरण है। ऑप्शन वन है प्राचीन भारतीय इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। ऑप्शन टू है यूरोप के इतिहास में, यूरोपियन हिस्ट्री। ऑप्शन थ्री है माथर सबल्टन स्टडीज में। और ऑप्शन फोर है दक्षिण एशिया के इतिहास में, साउथ एशियन हिस्ट्री। तो बताइए किससे हार्डीमैन रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, मातहत अध्ययन, इस सबल्टन स्टडीज से रिलेटेड है। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो सिंगल सोशियोलॉजिकल थ्योरी इन द हिस्ट्री ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फोकस्ड एज मच इंटरेस्ट एज। कोई भी समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक विद्या के इतिहास से इतना अधिक केंद्रित नहीं रहा जितना कि। ऑप्शन वन है लोक विधि विज्ञान एथनोमेट्रोलॉजी। ऑप्शन टू है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। ऑप्शन टू है प्रघटनाशास्त्र फिनोमिनोलॉजी। और ऑप्शन फोर है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो बताइए कौन सा जो सिद्धांत है वो इतिहास में सबसे अधिक केंद्रित रहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन टू संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Merton, functional unity of society may be true for which kind of society? मर्टन के अनुसार समाज की प्रक्रियात्मक एकता किस प्रकार के समाज के लिए सही हो सकती है? ऑप्शन वन है कॉम्प्लेक्स जटिल। ऑप्शन टू है इंडस्ट्रियल औद्योगिक। ऑप्शन थ्री है आदिम प्रिमिटिव। और ऑप्शन फोर है बड़े लार्ज। तो बताइए प्रक्रियात्मक एकता किस समाज के लिए जरूरी होती है?
मर्टन के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रिमिटिव, आदिम समाज के लिए जरूरी होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मर्टन्स पैराडाइम ऑफ फंक्शनल एनालिसिस इज अ गाइड टू इंटीग्रेशन ऑफ। मर्टन का प्रक्रियात्मक विश्लेषण का पैराडाइम एक निर्देशक के रूप में जो कि एकीकरण करता है। ऑप्शन 1 है सिद्धांत एवं अनुसंधान का, थ्योरी एंड रिसर्च का। ऑप्शन 2 है सामाजिक व्यवस्था का, सोशल सिस्टम का। ऑप्शन 3 है संस्कृतीय का, कल्चर्स का। और ऑप्शन 4 है समूहों का, ग्रुप्स का। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। तो वो सिद्धांत और अनुसंधान का इंटीग्रेशन करता है, थ्योरी एंड रिसर्च। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the term defined by Merton, those observed consequences which make for the adaptation for adjustment of a given system is called as। मर्टन द्वारा प्रभाषित एक शब्दावली वे अवलोकित परिणाम जो दी गई व्यवस्था के साथ अनुकूलन एवं व्यवस्थापन करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 है प्रकट प्रकार मतलब मैनिफेस्ट फंक्शन। ऑप्शन 2 है अप्रकार नॉन फंक्शन। ऑप्शन 3 है दुष्प्रकार डैश फंक्शन। और ऑप्शन 4 है प्रकार फंक्शन। तो बताइए ये किसकी परिभाषा लिखी गई है। तो इसे हम कहते हैं प्रकार। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 आर के मर्टन। ऑप्शन 2 टालकट पार्सन। ऑप्शन 3 मैक्स वेबर। और ऑप्शन 4 है विल्फ्रेड पेरेटो। तो बताइए द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 टॉलकट पार्सन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ माइकल फूकल। निम्नलिखित में से कौन मिशेल फूको की रचना नहीं है। ऑप्शन 1 है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ऑप्शन 2 है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। ऑप्शन 3 है फॉर्म्स ऑफ टॉक। और ऑप्शन 4 है डिसिप्लिन एंड पनिश। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक मिशेल फूको के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 फॉर्म ऑफ टॉर्क। ये क्या है, मिशेल फूको की पुस्तक नहीं है। ये किसकी पुस्तक है, ये है गॉफमैन की पुस्तक है। जबकि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी ये भी मिशेल फूको की पुस्तक है। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये भी मिशेल फूको की पुस्तक है। डिसिप्लिन एंड पनिश ये भी मिशेल फूको की पुस्तक है। फॉर्म्स ऑफ टॉर्क किसकी पुस्तक है, गॉफमैन की। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to Parsons, four function prerequisites are essential for a system. Which of the following was not included by Parsons? पार्सन्स के अनुसार एक व्यवस्था के लिए 4 पूर्व आवश्यकताएं जरूरी है। निम्न में से किसको पार्सन्स ने सम्मिलित नहीं किया है। ऑप्शन 1 है अनुकूलन एडेप्शन। ऑप्शन 3 है संस्था इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन 3 है लेटेंसी यथास्थिति। और ऑप्शन 4 है गोल अटेनमेंट लक्ष्य प्राप्ति। तो बताइए इसमें किसकी बात पार्सन्स के द्वारा नहीं की गई है और उसकी जगह क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 इंस्टीट्यूशन की बात, संस्था की बात पार्सन के द्वारा नहीं की गई है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इंट्रीगेशन एकीकरण होना चाहिए था। ए से एडेप्शन, जी से गोल अटेनमेंट, आई से इंटीग्रेशन और एल से लेटेंसी। एजिल मॉडल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Parsons' theory of system recognized four different aspects of reality. Which of the following was not included among four? पार्सन का समान व्यवस्था सिद्धांत वास्तविकता के चार विभिन्न पहलुओं को मान्यता देता है। निम्न में से कौन सा चार इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम, ऑप्शन 2 है सांस्कृतिक व्यवस्था कल्चरल सिस्टम, ऑप्शन 3 है आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम और ऑप्शन 4 है व्यक्तित्व व्यवस्था पर्सनालिटी सिस्टम। तो बताइए इनमें से किसकी बात पार्सन्स के द्वारा नहीं की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम की बात पार्सन्स ने नहीं की है, जबकि सोशल सिस्टम कल्चर सिस्टम और पर्सनालिटी सिस्टम की बात पार्सन्स के द्वारा की गई है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? संरचनावाद के जनक कौन है? ऑप्शन 1 क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन 2 है फर्नांडिस सोसरे, ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स और ऑप्शन 4 है मिशेल फूको। तो बताइए हु इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 फर्नांडिस सोसरे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। और जो क्लार्क लेवी-स्ट्रॉस थे वो थे स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के फादर। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज होंगे क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और फर्नांडिस सोसरे में। तो फर्नांडिस सोसरे थे फादर संरचनावाद के जनक, और जो संरचनात्मक एंथ्रोपोलॉजी थी उसके जनक थे क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। फिर भी अगर इसमें मैं एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लूँगी, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। अगर फिर भी आपको कंफर्म होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।